मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, हमारे टीम के द्वारा लगातार रोजगार विद अंकित भाटी एसएससी जीडी स्पेशल 2022 में जो बुक आई है उसका एनालिसिस कराया जा रहा है, यानी उस सीरीज का पूरी तरीके से एनालिसिस कराया जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा बताया गया है कि दिसंबर, आपका पेपर जनवरी में लगा है, दिसंबर 2022 तक रोजगार विद अंकित भाटी के 4 बुक हैं, यानी आपका जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, चारों बुक का एनालिसिस करा दिया जाएगा। तो डेली एक वीडियो रात्रि 9 बजे प्रदान की जाती है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और देखिए डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा जैसे ही आपका हो जा रहा है, इसके जस्ट बाद एग्जामपुर की जो बुक आने वाली है उसका भी एनालिसिस कराया जाएगा। तो समय का नुकसान न करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, कम समय में ज़्यादा जानकारी, बोले तो गागर में सागर। एक बार कहना चाहूँगा कि जहाँ सुई काम आ जाती है वहाँ पर भाले का प्रयोग मत कीजिए। 8 घंटे की यूट्यूब की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है जब आपको एक क्लास में सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ठीक है, ज़्यादातर किताबों का सहारा लीजिए, ठीक है। तो एक बार कहना चाहूँगा कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। चलिए दोस्त, ठीक है। तो इससे पहले हमारे टीम के द्वारा सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरीज करा दिए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया गया है। मतलब 28 नंबर क्वेश्चन तक, 29 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी की बात करते हैं, और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और एनालिसिस। तो आपके बताना चाहूँगा ये वो कंटेंट है दोस्त जो कि रोजगार विद अंकित भाटी क्लास में भी इतनी, मतलब यूट्यूब पे तो क्लासेस मुझे नहीं दिखाई दी, ठीक है, मेरा अपना जो है, ठीक। तो इस क्लास को जरूर एक बार लीजिए, आप फिर जान जाएंगे। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से, ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो कौन होता है भैया? एक्सोप्लेनेट होता है। क्या होता है? एक्सोप्लेनेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सोप्लेनेट के बारे में, तो कुछ हम व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं और व्याख्या से आप जान जाएंगे। बात करें बाह्य ग्रह या गैर सौरीय ग्रह की बात करें तो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से बाहर स्थित होते हैं तथा अन्य किसी तारे की परिक्रमा लगाते हैं। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाश पिंडों को समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि सौरमंडल किसे कह सकते हैं, वो पूछ सकेगा। अगर सौरमंडल में बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा, और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको किसको? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। अगर बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को माना जाता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो सबसे जो चमकीला ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो भी आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? तो वो भी आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को हम क्या कर सकते हैं? खुली आंखों से देखा जा सकता है, यानी नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। जबरदस्त क्वेश्चंस है। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें, 30 नंबर क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जस्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? तो जो आपका सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी जस्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी की जीवन रेखा, ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा। तो आपसे क्वेश्चंस अगली बार पूछ सकता है कि लद्दाख की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो सिंधु नदी को कहते हैं। अगर लेह की बात करें तो रोबस्को आदि सिंधु नदी के किनारे बसे हैं। तो दोस्तों ये आपका एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को क्वेश्चंस बना था। एनालिसिस जरूर देखिएगा इस किताब का, क्योंकि एनालिसिस बहुत जबरदस्त है। अब बात करते हैं, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्त,
अब बात कर लेते हैं, अगर बात करें ट्रांस हिमालय, तो सबसे ऊपरी भाग जो होता है हिमालय का उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो आपका जो हिमालय उससे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो आपका आता है काराकोरम दर्रा आता है। बात करें तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या बृहद हिमालय कहते हैं। महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी मानी जाती है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की बात। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? मतलब जबरदस्त क्वेश्चंस और रिपीटेड। एसएससी जीडी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चंस होता है, उसके बाद रेलवे में होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी में। किस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो पानी अधिकतम मात्रा में बना रहता है वो चिकनी मिट्टी में बना रहता है। एनालिसिस की बात करते हैं तो पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होती है। काली मिट्टी, ठीक है, क्या हो जाता है? काली मिट्टी। लेकिन बनी रहने की बात करें तो हो जाएगी चिकनी मिट्टी। काली मिट्टी को स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी अधिकता होती है। जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान, चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं। इसके साथ कपास की बात करें तो ये भी आपकी काली मिट्टी में ही होता है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, 33 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, और मैं डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, जब समय कम होता है किसी भी परीक्षा में, अगर समय कम है तो उसमें आपका जीएस बहुत ही महत्व रखता है दोस्तों। ठीक है, जीएस बहुत ही महत्व रखता है। तो अगर आप 20 क्वेश्चंस आएगा, 20 में से जब आप 15 से एबव रहेंगे तभी सिलेक्शंस के करीब है। ठीक है, तो अगर बात करें इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है, तो भैया मानव है। क्या है दोस्त? मानव है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, 34 नंबर क्वेश्चंस की। जबरदस्त क्वेश्चंस आपको 34 नंबर दिख रहा होगा। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत, ठीक है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुछ लोग कह रहे हैं मैं किताब उठा के पढ़ लूंगा। दोस्त किताब से तुम नहीं पढ़ पाओगे, किताब तुम्हारी रखी रह जाएगी। तो इसलिए एनालिसिस करा रहा हूं, जबरदस्त तरीके से कर लो। तो कहाँ है भाई? अगर दिलवाड़ा की बात करें तो आपको पता होगा राजस्थान में। जरगा नहीं पता, कोई बात नहीं, एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को यह भी पूछा गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। बात करें, दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1442 है। ठीक है, कितनी है? 1442 मीटर लगभग है। ठीक है, और जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 है। कितनी है? 1431। अगर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर हो जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1722 मीटर। कितनी माय डियर फ्रेंड्स? 1722 मीटर। मतलब एनालिसिस आपको करना है जबरदस्त तरीके से। बात करें तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो तिराय और नोवा नदियां देखिए सब एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, तो अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, रोजगार विद अंकित जो बुक है, मतलब वो कंटेंट दिया गया दोस्त की बताने योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्त अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक बार बताना चाहूंगा, हमारी टीम के द्वारा अक्टूबर 2022 का, ठीक है, जो करंट अफेयर्स का सीरीज है वो आ चुका है, बिल्कुल विजुअल आया है, यानी चित्र से आप पहचान सकते हैं। जबरदस्त, बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया है, तो उसको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एसएससी जीडी में डायरेक्ट फंसे, ये मेरा मानना है दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करें महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन? हाँ, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी, मतलब कहाँ की सबसे लंबी नदी है ये पूछ रहा है। तो जो महावेली गंगा है कहाँ की है भाई? श्रीलंका के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं, महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मध्य पूर्वी श्रीलंका में 335 किलोमीटर लंबी महागंगा सतत वाहिनी है, या हट्टन के ऊपर के पठार से निकलती है। तो कहां से? हट्टन के पठार से निकलती है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बात करते हैं, और एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थोड़ा सेहत खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं प्रदान कर पाया था। ठीक है, तो सेहत अब ज़बरदस्त हो चुका है। ठीक है, आपके आशीर्वाद से, और ज़बरदस्त कंटेंट फिर लेकर आऊँगा, इससे भी ज़बरदस्त कंटेंट आपको प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल आप आराम से केवल एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उससे सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में प्रदान किया जाएगा। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? तो द्वीपीय देश दो हैं भैया, एक श्रीलंका, एक मालदीव, लेकिन अरब सागर का पूछा है तो इसलिए आपका मालदीव हो जाएगा। बात करें, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश मालदीव हैं, जो लक्षद्वीप समूह के
के दक्षिण में स्थित है या अरब सागर में है। अब अगले क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बोले तो ICAR, ठीक है, का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भी आपका पूछा गया, ठीक है, SSC GD 3 दिसंबर 2021 को। तो कहाँ हो जाएगा भैया, तिरुचिरा, ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर भारतीय केला अनुसंधान संस्थान स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान का तो कटक उड़ीसा के अंदर। बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। 21 अगस्त 1993 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा एनालिसिस इस किताब का कराने के बाद फिर टॉपिक वाइज आपका वीडियो प्रदान किया जाएगा। जैसे आपका एक अनुसंधान संगठन का पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से कंटेंट होगा, ठीक है, और कम समय में बिल्कुल। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उमानद असम में स्थित एक है, तो उमानद असम में क्या है भाई, घाटी है, द्वीप है, नदी है या झील है। अगले क्वेश्चंस पर हम बात कर लेते हैं व्याख्या पर। चलिए दोस्त, तो क्या है भाई, उमानद एक द्वीप है। क्या है, द्वीप है। बात करते हैं उमानद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहता है। इसका नाम अस्मिया उमा है, ठीक है, अस्मिया उमा से निकला है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं द्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों तरफ पानी हो माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके 3 तरफ क्या हो, पानी हो, ठीक है, और एक तरफ भूखंड हो। जिस भूखंड के 3 तरफ पानी होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत आपका प्रायद्वीप है। अब बात करते हैं थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। आपने नाम भी नहीं सुना होगा ऐसे जलप्रपात के, तो इसीलिए GD में कमांड इसीलिए बनाना है दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। और हाँ, हमारे टीम के द्वारा प्रीवियस ईयर का कंटेंट तैयार करा लिया गया है, ठीक है, तो उसको भी जरूर देखिए आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखिए, पूरा पेपर ही एनालिसिस कराया जा रहा है। तो बात करते हैं थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है, पश्चिम भारत में कोकण क्षेत्र के, ठीक है, किनारे सतार शहर से 20 किलो दूर स्थित है। तो इतना जरूरी नहीं है। आप पूछना चाहेंगे कि भारत का, ठीक है, जो जोग योम गरशोप्पा जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो ये बताना चाहेंगे किस नदी पर स्थित है माय डियर फ्रेंड, तो शरावती नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य से आरंभ की गई थी। तो जो हिम तेंदुआ था ये उत्तराखंड राज्य से शुरू की गई थी। बात करें देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी लंका नाम की जगह से पर विस्थापित होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं कि उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। तो उसको कहते हैं कृष्य भूमि। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कृष्य भूमि कहते हैं। कृषि के संदर्भ में कृष्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलकृत के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो भैया नीली पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक या केरला। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा। चलिए व्याख्या पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय बागवानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं असम का दार्जिलिंग। क्या नाम है, दार्जिलिंग जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी, ठीक है, खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। तो सांभर झील, पुष्कर, सांभर और पिछौला, ठीक है, यहाँ के झीलों के नाम है राजस्थान के। और क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य वो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और अगर बात करें पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भी राजस्थान में केवल ब्रह्मा जी का एक मेला लगता है, पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान के अंदर लगता है। अब बात कर लेते हैं भारत के राजस्थान राज्य में उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर मध्य राज्य में स्थित इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। किसको, तो भैया राजस्थान में जो आपकी सांभर झील है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस है।
बात करें निम्नलिखित में ऐसी कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो घाघरा की सहायक नदी पूछी जा रही है, सरयू हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी सॉरी घाघरा नदी की लंबाई लगभग कितनी 180 किलोमीटर है। कितनी है 180 किलोमीटर, जो तिब्बत के मेमचांगचुंगी हिमनद से निकलती है। अजीब नाम है, मेमचांगचुंगी से निकलती है। इसकी अगर बात करें सहायक नदी सरयू नदी है, जो अयोध्या बहराइच आदि शहरों से निकलती है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जबरदस्त आ चुका है कि माउंट सिनी ओचू, ठीक है ओल्चू, क्या नाम है माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भैया नाम से ही लग रहा है कि सिक्किम होगा, ओल्चू सोल्चू लग रहा है ना। तो माउंट सिनी ओल्चू सिक्किम की सबसे ऊंचे पर्वत में से एक है। इसीलिए मैं कहता हूं चाहे किसी भी राज्य का हो, वो पूछेगा क्वेश्चन इसे ऐसे ही। भाई जब सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, आप सिक्किम के सारे चोटियों को तो नहीं पूछेगा ना, लेकिन सिक्किम की अगर सबसे ऊंची चोटी है तो उसको पूछना बनता है ना। तो बात करें एक है, इस पर्वत की ऊंचाई लगभग कितनी है 6888, बोले तो 6800 मीटर है। ठीक है 6888 मीटर्स है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन ब्लैक क्षेत्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, तो मैथन बांध हो गया, हीराकुंड बांध हो गया, या कृष्णराज सागर या मैटूर। ठीक है, तो हीराकुंड बांध तो हो नहीं सकता दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भाई कृष्णराज सागर या मैटूर बांध। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं जो इस प्रकार हैं, कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध, तमिलनाडु के मैटूर बांध पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है कि पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्या नाम है पक्के बाघ। ठीक है, तो ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है असम, और असम का जो नृत्य है वो क्या है बिहू। ठीक है, असम की जो कली गोपाल हो जाएगा। ठीक है, ये वहां के नृत्य हैं। बात करते हैं पक्के बाघ अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के केसांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है, या भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का भाग है। यह 862 वर्ग किलोमीटर वाला आरक्षित क्षेत्र है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आपका आ चुका। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत की बृहद गंगा कहते हैं। तो बात करें कौन हो जाएगी भैया पेन गंगा हो जाएंगी, बेन गंगा हो जाएंगी। तो बेन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहती है। अगर बात करें इसका जो उद्गम है वो शहर क्या है नासिक है। क्या है नासिक, तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर ही स्थित है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा देखने में ही। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो हमने ट्रिक भी बताया था। ठीक है, उत्तर उत्तरा विपश्य। ठीक है, उत्तर उत्तरा विपश्य कहीं उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड, बी से हो जाएगा बिहार, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, अस्सा से हो जाएगा सिक्किम। कहीं भी तुमको ट्रिक में असम नहीं दिख रहा होगा। 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है इंडिया की, किससे नेपाल से। ठीक है, मतलब जब ज्योग्राफी में तो आप बिल्कुल चिंता मत ही कीजिए, जबरदस्त सेशन कराया जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला ठीक है बात करें चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर और पटना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा मैसूर हो जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके उड़ान परिवार के ठीक है वो जो एक वरिष्ठ शिक्षक थे, मैंने कम्युनिटी में सेक्शंस में डाल दिया विजय सर, जिनका सिलेक्शंस मैं बताना चाहूँगा पीएचडी में हो चुका है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों की दुआएं हैं जिसका असर मिला है, और धीरे धीरे हमारी जो टीम है वो मजबूत होगी और ज़बरदस्त कंटेंट। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन भी हमारा जो टीम है वो लगातार चला रही है और ऑफलाइन में बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। ठीक है, बात करें क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के लिए महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय का स्थापना किया गया। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चंस की बात करें। नहर निर्गम ठीक है केनाल आउटलेट
के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली कहलाती है तो बारबंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? अब मुझे पता है कि तुम्हें ये समझ में क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स क्वेश्चंस तो जो क्वेश्चंस पेपर में आने वो यहीं से आने, तो इसलिए इसको आपको कमांड में बनाना होगा। तो क्या हो जाएगा? बारबंदी प्रणाली हो जाएगी एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है। पानी के नियमित रोटेशन के बाद किसानों को फिर से पानी का समान मात्रा आवंटित की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आपका आ चुका है और हम टोटल 65 क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, हमने शुरू कितने नंबर से? 30 नंबर से शुरू किया था। ठीक है, बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो भैया टाफला पहाड़ियां, गारो, जयंती और वासी। ठीक है, ये पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ये आपकी मेघालय के अंदर स्थित हैं। खासी भी होती है। ठीक है, तो डाफला पहाड़ियां नहीं स्थित है। अगर हम बात करें डाफला पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है या मेघालय में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये मेघालय में स्थित, बाकी 3 क्या है? मेघालय के अंदर स्थित है, मतलब सिचुएटेड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है आपका कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो भैया महाद्वीपीय ताक कहलाता है। क्या कहलाता? महाद्वीपीय ताक कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें महाद्वीपीय सेल्फ, प्रत्येक महाद्वीपीय विस्तृत सीमांत होता जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा खाड़ियों, ठीक है, से घिरा होता है। क्या होता है? से घिरा होता है, या महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसका औसत प्रणाली 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बताना चाहूँगा जैसा कि टीम के द्वारा बताया गया है कि दिसंबर से पहले रोजगार विद अंकित भाटी 4 बुक हैं, चारों बुक का पूरा एनालिसिस करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए और जीडी के जबरदस्त तैयारी के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व जय उड़ान।